बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत अगर देखी जाए तो सियासत जिसका पेश खैमा किसी की भी पेशीन गोई साबित नहीं हो सकती, ये एक ऐसा दौर है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। लेकिन ये रफ्ता रफ्ता जो बदलती सूरत हाल है, कैनवस के ऊपर जो मंजर मजीद नुमाया हो रहे हैं, ये कौन सी कहानी बयान कर रहे हैं। एक तरफ हमें देखने में ये आता था कि शायद किसी की गेम ख़त्म हो चुकी है, एक तरफ हमें देखने में ये आता था कि शायद पाकिस्तान को कोई इमदाद देने को राज़ी ना हो, एक तरफ हमें देखने में ये आता था कि शायद ये इत्तेहाद जो बना हुआ है ये टूट जाए, ये अलहदा अपनी जो सियासत है उसे आगे बढ़ाना चाहें। एक तरफ हमें यह भी दिखाई देता था कि शायद ये इकट्ठे होकर बरसरे इक़्तिदार आने की कोशिश करें। ये सारे मंजर तब्दील होते जा रहे हैं। ये वो लम्हा है कि शायद ये मालूम ही नहीं है किसी सियासी जमात को कि उसका मुस्तकबिल क्या है, उसके पास कोई गारंटी मौजूद नहीं है, वोट बैंक मौजूद नहीं है। ये जो बेयकीनी की कैफियत है, ये सियासतदानों के लिए, मईशतदानों के लिए किस हद तक कारगर साबित होती है या किस हद तक पाकिस्तान को जवाल पजीरी की तरफ या तरक्की की तरफ लेके जाती है, ये मौजूद है बहस है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, एस्टर फ्रेस IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान, उन्होंने मुलाकात की पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद से कल, आज मुलाकात PTI चेयरमैन से, कल मुलाकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगी। अब एक तरफ बात ये हो रही है कि वो यकीन दहानी चाह रहे हैं माशी मंजरनामे के ऊपर, दूसरी बात ये हो रही है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर रवाबित तो हुकूमत रखती है, तो हुकूमत क्या उस रवाबित रखने में नाकाम हुई है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से यकीन दहानी मांगने की ज़रूरत आन पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हुकूमत वाकई नाकाम हुई है। अगर किसी जगह किसी की गारंटी मांगी गई है तो पाकिस्तान के सिपहसालार की गारंटी मांगी गई, उन्होंने गारंटी दी भी, मुल्क के लिए गारंटी देनी चाहिए भी, मुल्क के लिए जो कुछ हो वो करना चाहिए भी, वो करना गया। अब मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई, मुस्लिम लीग नून से मुलाकात हुई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात है मुस्लिम लीग नून से। आज दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई। एक तो शाह महमूद कुरैशी इस मीटिंग में बैठे हुए थे, यस सर, आपने देखा है जी, बाकी लोग स्काइप पे थे। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो एक अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, वो किसी और मिशन पे हैं, आज वो तमाम की तमाम अफवाहें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। दूसरी बात है, मैं आपको ख़बर दे दूं कि पाकिस्तान के कर्ज़ के हवाले से ये बाहर जो मर्ज़ी जो चलती रहे, लेकिन पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि जी पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए IMF अपना किरदार अदा करे। ये चेयरमैन की तरफ से कहा गया है और ये कहा इसलिए गया है कि सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान होगा तो इस पाकिस्तान में सियासत होगी, पाकिस्तान होगा तो इस पाकिस्तान में आप जलसे जुलूस करेंगे, पाकिस्तान होगा तो इस पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आप जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी तो आप उससे वोट ले सकेंगे, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो आपको सुख का सांस आएगा ना, पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आएगा तो सियासी इस्तेहकाम भी होगा। तो ये सारी चीज़ें IMF को एक चीज़ पता थी, पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। दूसरा मामला बड़ा क्लियर सा है, ये उस हुकूमत के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं जिसकी ठीक 1 महीना 4 दिन बाद मुद्दत ख़त्म होने वाली है। जब 1 महीना 4 दिन या 5 दिन बाद मुद्दत एक हुकूमत की ख़त्म होने वाली है तो उसके बाद नेचुरली तौर पे उन्हें नज़र आया कि कौन कौन सी सियासी जमात जो है आइंदा इक़्तिदार में आ सकती है या आइंदा इक़्तिदार का हिस्सा बन सकती है। तो उन्होंने उन जमातों के रहनुमाओं के साथ अपने राब्ते शुरू किए ताकि वो कन्फर्म कर सकें कि जो वो डील दे रहे हैं, जो पैकेज वो दे रहे हैं, उस पर अमल होगा। उस पर पहली दफ़ा ये नहीं होगा कि जनाब आपने यासर ने मुआहिदा किया है और राना अजीम इस मुआहिदे पर अमल नहीं कर रहा, ये नहीं होगा। जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने एक शोर मचाया, जनाब पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था। मुझे एक बात बताएं, आज तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। अगर पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था, अगर पिछली हुकूमत ने सारा कुछ सत्यानाश कर दिया था, तो फिर आज IMF का वफद क्यों मिलने गया? आज तो फिर उनको चाहिए नहीं था उनसे मुलाकात करते, नुमाइंदे को चाहिए था, कहते जनाब मैंने उनसे मिलने नहीं जाना। उन्होंने तो हमारे साथ अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, उन्होंने तो पाकिस्तान की सारी मौशत को तबाह करने में कर दिया है, उन्होंने तो IMF को जो साथ जितने मुआहिदे थे ख़राब किए हैं। कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं और कुछ चीज़ें पहले से क्लियर थी, और इसलिए लिहाजा आप ये बात जहन नशीन कर लें अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर
एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जब तक किसी भी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, कोई भी आपको कर्ज नहीं देगा। अच्छा राना साहब, इधर एक सवाल है। जो यूरोपीय यूनियन के मुबसरीन का मिशन है उसने पाकिस्तान आना था, लेकिन उनका एक जवाब तो ये आया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमें दावतनामा ही नहीं मिला, तो हम कहाँ आते। उनका ये भी था कि छोटा मुबस्सर भेजा जा सकता है, छोटा मुबस्सर मिशन, लेकिन वो भी तब होगा जब इलेक्शन कमीशन कहेगा। लेकिन एक बात जो बीच में ना, वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में इस साल इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। ये जो परसेप्शन बन रहा है, ये किन बुनियादों के ऊपर बन रहा है? ये बड़ा खौफनाक भी है और ये इस कदर अहम भी है कि जिसके मतलब आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन डिले चाहती है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन वक्त पे चाहती है, कुछ सियासी जमातें वक्त पर, कुछ लेट चाहती हैं। अब किसी को भी ये इल्म नहीं है, मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ। मेरी आज ही बात हुई एक बड़े हुकूमती अहम रहनुमा से। मैंने उन्हें कहा जी जनाब ये तो बता दें इलेक्शन कब करवा रहे हैं, ताकि हम अपनी तैयारी करके रखें। हमने अपना हर अदारे ने एक तैयारी करनी होती है। तो पता उन्होंने उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा जी हमें भी इल्म नहीं है कि इलेक्शन कब होगा। मिनिस्टर है, तगड़ा मिनिस्टर है, हर इजलास में मौजूद होता है। मैंने कहा यार आपके पास तो पल पल की खबर थी उस इजलास की भी जो दुबई इजलास हुआ है, तो मुझे जो उसने दुबई इजलास के मतलब बात बताई वो मैं टीवी पे बता नहीं सकता। उसने कहा ये सारा चैनल बैठ के गलत बयानी कर रहे हैं कि दुबई में ये तय हो गया, ये तय हो गया। और उसने कहा दुबई में तो मातम था, दुबई में तो कुछ और तय हो रहा था, वहाँ पे तो कोई और चीज़ डिस्कस हो रही थी, और जो डिस्कस उसने मुझे बताई वो हम टीवी पे बता नहीं सकते। या सर इंतखाबात वाकई ये बात दुरुस्त है, हर तरफ यही बात चल रही है कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। हर तरफ यही बात चल रही है कि इलेक्शन जो है, अगर इलेक्शन होते नज़र आ रहे होते तो ये महंगाई का सैलाब ना आता। या सर ये जो एकदम स्टाम्प की कीमत बढ़ गई, एकदम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस बढ़ गई, एकदम आटा हर चीज़ महंगी होगी, एकदम जो है वो टैक्सों का सैलाब आ गया, एकदम टैक्स नाफज कर दिए गए, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन इंतखाबात में जब 1 या 1.5 माह रह जाए तो ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, उस पे फिर आप अपना सब कुछ लुटा कर भी रिलीफ देते हैं कि किसी तरीके से अगला आने वाला फंस जाए, और हम आवाम को रिलीफ दे के अपना वोट बैंक। अच्छा चले, ये बताइए आप क्या समझते हैं कि यही हुकूमत बैठी रहेगी तो इंतखाबात नहीं होंगे, मुद्दत बढ़ाई जाएगी, या फिर ये हुकूमत चली जाएगी, निगरान हुकूमत आएगी तो उसकी मुद्दत में तोसी होगी? देखिए, एक बात मुझे नहीं पता किसकी तोसी होती है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, ये हुकूमत नहीं रहेगी। ये लिख लीजिएगा, आज के दिन में ये बात लिख लीजिएगा। ऑप्शन हुआ ना, फिर मैं तो कह रहा हूं कि उसकी मुद्दत बढ़ती है या नहीं बढ़ती, तो फिर मैं इस पे नहीं कह सकता। लेकिन ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ये जो अफवाहें चल रही हैं, इसके मुताबिक तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन 2023 में नहीं है। चले, मैं तो चल रहा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी कन्फर्म है, वो चीज़ ये है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत से एक दिन पहले, एक दिन या मुद्दत पूरी करके चले जाए, ये हुकूमत चाह रही है। अगर नया निगरान सेटअप आ रहा है, चले आपको ये भी खबर दे दूँ, ये मैं चैलेंज से खबर दे रहा हूँ, नए निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी नून लीग की मर्जी का वज़ीर आज़म नहीं हो। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये जो इस वक्त मीटिंग चल रही है IMF की, कुछ कयास आराइयाँ ये हैं, कुछ खबरें ये हैं कि ये जो मीटिंग्स चल रही हैं ये IMF की डील को लेके नहीं है, बुनियादी एजेंडे में वो शामिल नहीं है। ये निगरान सेटअप इसमें शामिल है, और निगरान सेटअप में जो वज़ीर आज़म आएगा उसका किरदार इसमें शामिल है, और उस पर यकीन दहानी मांगी जा रही है। मेरे पास तो इतला यह है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हर चीज़ फाइनल हो चुकी है। मेरे पास तो यह है कि कई सियासी जमातों ने, जिन 2 बड़ी सियासी जमातों ने नाम पेश किए थे, वो माने या ना माने, उन नामों को मुस्तरद कर दिया गया है। मेरे पास तो इत्तला यह है कि एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने मुखालफत की थी जब वो पाकिस्तान में किसी अहम ओहदे पे फाइज था। मेरे पास तो इत्तला ये है, आने तो देख कितने दिन रह गए हैं। वो बातें हवा हो गई, बातें हवा हो गई कि एक मारूफ सहाफ़ी जो है उनका नाम देखें बतौर वज़ीर आज़म के लिए पेश किया गया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे पास इत्तला तो यह है कि वो तमाम बातें जो हैं वो हवा हो गई हैं, और जो बातें हवा हो गई हैं उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें हवा में चली गई। आप क्या समझते हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही? नहीं, जहन में रखिएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं,
एक चीज़ आप से नशीन कर लें, जो हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा, जो नज़र आ रहा है वो हो नहीं रहा। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी चीज़ें तैयार हैं, बहुत से गले गर्दनें तैयार हैं जिनके अंदर फंदे सेट होने हैं। बहुत से लोग तगड़े जो सोच भी नहीं सकते कि हम इक़्तिदार ख़त्म होते ही हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ आएगी। खाली एक सियासी जमात नहीं यासर साहब, सिर्फ एक सियासी जमात नहीं, क्यों ये समझे कि सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, और भी कई सियासी जमातों के रहनुमा जो है वो गिरफ्त में आने वाले। आप रहनुमाओं की बात कर रहे हैं? मैं जी बिल्कुल रहनुमाओं की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूं, मैं कुछ बड़े अहम ओहदेदारों की बात कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप नोट करते जाइएगा दिन डेट वक्त, और आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। सरमायाकार भी होंगे उसमें बहुत, मैं कह रहा हूं बहुत से लोग होंगे। किस तरह पाकिस्तान से पैसा गया है, किसने कितना पैसा गवाया है, किसने पाकिस्तान की माशियत को तबाह किया है, कौन था जिसने पाकिस्तान के अंदर ये तबाही फेरी है, कौन था जिसने पाकिस्तान के हालात को बर्बाद किया है, कौन था जिसने पाकिस्तान को के हालात को उस नहज पे ले गए हैं कि आपको IMF के तल्ले मिन्नतें करने पा रहे हैं। IMF एक एक सियासी जमात से जाके गारंटी ले रही है। क्या IMF ऐसी ही गारंटी किसी और मुल्क से लेती है? क्या IMF ने यह गारंटी श्रीलंका से ली थी? क्या IMF ने यह गारंटी बांग्लादेश से ली थी? क्या IMF ने यह गारंटी किसी और मुल्क से ली थी? नहीं ना ली थी। इसलिए नहीं ली थी, वहां पर उन्हें पता था आपने आधे से ज्यादा मुल्क की अहम तरीन चीजें किसके पास आपने किराए पे रख दी, गिरवी रख दी हैं, किसके आगे आपने फोन कर दिए कि हमने लीज पे नहीं दी, वैसे डील हो गया। क्या खूबसूरत बात की है कि कान इधर से नहीं पकड़ा, इधर से पकड़ लिया। ये सारी चीजें क्या कितने ममालिक में ऐसे होता रहा? भाई हम वो मुल्क हैं जो एक एटमी ताकत है, हम वो मुल्क हैं जो आलम इस्लाम के लिए सबसे मजबूत किला है, हम वो मुल्क हैं जहां के बासी मर जाने को तरजीह देते हैं लेकिन अपने मुल्क के दिफा के लिए डटे रहते हैं, अपने मजहब के दिफा के लिए डटे रहते हैं। क्या आज पूरा पाकिस्तान यकजबान नहीं था? क्या आज यहाँ इस पूरे पाकिस्तान में आपको हर सियासी जमात, हर मजहबी जमात, हर तंजीम आपको बाहर निकलती नजर नहीं आई हुर्मत कुरान पाक पे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे? तो ये बड़ी बड़ी क्लियर है यासर साहब। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बड़ा क्लियर और साफ बता दूँ, मैं ये बात नोट कर लीजिएगा। बहुत सी गर्दनें कटने वाले हैं, सियासी गर्दनें, मैं कत्ल नहीं कह रहा, सियासी गर्दनें कटने वाली हैं। अगर आप ये समझे कोई एक शख्स ये बात समझ ले कि जनाब नहीं एक पार्टी आउट हो जाएगी बाकी रहेंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे पास इतला यह है कि किसी को पैगाम दे दिया गया जनाब ईजियों बाहरी सुकून करें, किसी को पैगाम दे दिया पाकिस्तान में आना तो बेशक आएँ, लेकिन आपका पाकिस्तान की इक़्तिदार की सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। ये पैगाम गया किसी को। तो उन कानून साजियों का क्या बनेगा? 100 कानून साजियाँ हो जाए, 101 कानून साजियाँ हो जाए। मैं कह रहा हूँ इक़्तिदार में हिस्सा ही नहीं है तो कानून साजी क्या करनी? आपके पास इक़्तिदार में कोई चीज़ ही नहीं है, कानून साजी क्या करनी? मैं तो कह रहा हूँ कि यह साल इलेक्शन का साल वाकई इसलिए नज़र नहीं आता, और ये साल जब इलेक्शन का साल नज़र नहीं आता तो फिर वो क्यों पाकिस्तान आए जिन्हें पाकिस्तान आने के लिए बहुत से लोग कह रहे हैं। चले इलेक्शन का साल भी है तो फिर वापस आने की वजूहत बता। भाई आएंगे ना पाकिस्तान, अगर वो वापस आते हैं तो फिर मैं कह रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान आकर भी इक़्तिदार के ईवानों में वो आपको नज़र नहीं आएंगे। इक़्तिदार होने के बावजूद भी उनके पास कोई हिस्सा इक़्तिदार का नहीं। अच्छा राना साहब ये बताइए, ये गेम क्या बनी है? एक तरफ सिर्फ स्टाफ लेवल का मुआहदा तय हुआ है, स्टाफ लेवल का मुआहदा तय होने के बाद ये डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। हालांकि डॉलर पाकिस्तान में मुंतकिल नहीं हुए, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी डॉलर की कीमत को 15 रुपए नीचे आ गई। कहाँ से आया डॉलर? बेचने वाले हैं, खरीदार कोई नहीं है। पहले हमारे पास डॉलर ही नहीं। कहता हूँ ना, एक लफ्ज़ होता है ना पंजाबी का, वो कहते हैं ना सब भरे जाएंगे, ये सब पकड़े जाएंगे। आप देखते तो जाए। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बहुत से लोगों की गर्दनों पे हाथ आने वाला है। डॉलर आया नहीं, डॉलर नीचे भी हो गया, फिर दोबारा डॉलर 1 रुपया 80 पैसे 80 पैसे 70 पैसे 1 रुपये 25 पैसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गया। भाई बात यह है, जिन लोगों ने डॉलर रखा हुआ था, जिन लोगों ने ये जुआ खेला हुआ था, क्या नहीं पता किसी को? फिर ये कहते हैं कि आप टीवी पे बैठ के ऐसी बात ना करें। क्या नहीं पता कि डॉलर के रेट की कमी या इजाफा किस बड़े सरकारी इदारे से इतला आती है, किस किस को इतला आती है? अचानक से डॉलर क्यों बेच दिया जाता है? अचानक से डॉलर क्यों रोक लिया जाता है? क्या ये रात को ख्वाब आती है?
क्या रात को ख्वाब में इन्हें कोई डॉलर वाला फरिश्ता नजर आता है या डॉलर वाला जिन्न आता है जो आके कहता है सुबह डॉलर सस्ता हो जाएगा, इतने बज के इतने मिनट पे डॉलर बाहर निकाल दो? यासिर साहब, कोई तो है ना जिसकी पर्दादारी है। ये पर्दादारी मेरे पास तो सारी इतला है। अच्छा, मेरे पास तो वो भी चीजें हैं कि जो हम टीवी पे नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इंतजार करें, बहुत से जाने वाले हैं। राणा साहब, करेंसी एक्सचेंज डीलर्स है ना, अगर तो यही मौक़िफ़ मान लिया जाए कि इस वक्त तलब जो है वो कम हो गई है, खरीदने वाले कम है, बेचने वाले ज्यादा। ना तलब आप करेंसी एक्सचेंज डीलर के पास जाएं, उसे पूछें डॉलर दे दे तो वो कहेगा डॉलर नहीं है। भाईजान, तलब तो इतनी ज्यादा है कि लोग जिनके कंटेनर खड़े थे, लोग जिन्होंने पेमेंटें करनी थी, वो तो डॉलर ढूंढ रहे हैं। वो तो डॉलर ढूंढ हमारे मुल्क का तो ये आलम है कि हमारे वजीर खजाना साहब फरमाते हैं पहले दिन 72 से 74 रुपए का डॉलर मिल रहा है। तो आप जब नेट पे जाते हैं, नेट खोलते हैं तो पता लगता है 82 रुपए का डॉलर है इंटरबैंक ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट आप अंदाजा लगा लें। यानी आप ये देखें, मैं आज आपको बताता हूं, चले मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा लोग कहेंगे कि किसी और तरफ चला गया। गुलबर्ग में लगा हुआ एलडीए का एक अफसर, गुलबर्ग में लगा हुआ एलडीए का एक अफसर 3 मनी एक्सचेंजर्स को डॉलर देता है। उसके कुछ साथी पकड़े गए, आज कुछ पकड़े जाएंगे। आप अंदाजा लगा ले पैसे किस तरह, डॉलर इकट्ठा किस तरह किया गया है, डॉलर जमा कौन कौन कर रहा है। ये आपके मेरे पास नहीं है, ये बिजनेसमैन के पास भी नहीं है, ये इंडस्ट्री चलाने वाले के पास भी नहीं है। अगर उसके पास होते तो आज देकर वो अपने कंटेनर के लिए करवा लेते। ये हैं उन माफिया के पास जिनके राब्ते हैं बड़े बड़े सरकारी इदारों से, जिनको इतला होती है कि सुबह डॉलर इतने में जाएगा, ये डॉलर एकदम निकला है, अब डॉलर खरीद लिया जाएगा, खरीदने के बाद दोबारा डॉलर ऊपर जाएगा। याद करें डॉक्टर शाहिद हसन ने क्या कहा था हमारे प्रोग्राम में, याद है ना आपको? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की बात तो आ रहा है, मलिक बोस्तान साहब वो कुछ दिन मलिक बोस्तान साहब ने कहा नहीं ये जुआ हो रहा है, ये ब्लैकमेलर थे, ये बात नहीं कही उन्होंने? कही है, कहते सट्टेबाजी चल रही थी। तो फिर मुझे बात ये है मुल्क के अंदर सोने पर और डॉलर पर सट्टेबाजी हो तो और अल्लाह ही हाफिज़ है ना। फिर लेकिन एक सवाल है राणा साहब, अगर हमें पता है कि ये डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी, अगर हमें पता है तो स्टॉक एक्सचेंज वाले लोगों को भी पता होगा, सट्टेबाजों को भी पता होगा नीचे आएगी। ये 6 अरब डॉलर की यकीन दहानी मांग रहा है आईएमएफ, तो सबको पता है कि 6 अरब डॉलर भी देना है। वो जब 6 अरब डॉलर देना है, ज़र मुबादला के ज़खायर तो फिर कम होंगे, तब जो उसकी तलब बढ़ेगी तब कीमत ऊपर नहीं जाएगी। ये सट्टेबाजों को कौन रोकेगा? डॉलर आएगा तो जाएगा। उनको बस अपने मकसद से काम है भाई। मुझे एक बात है, वो करते क्या है, उनका काम यही है, जैसे पाकिस्तान की बड़ी प्रॉपर्टी की जो है ना प्रॉपर्टी इंडस्ट्री जो है एकदम नीचे कीमत लाते हैं। आप मैं जितने लोगों ने अपनी ज़मीन ज़िंदगी भर की पूंजी इकट्ठी की होती है, उन्होंने प्लाट खरीदा होता है इस नीयत से, जनाब आज मैंने 25 करोड़ का खरीदा है, कल 30 करोड़ का हो जाएगा, बेच दूंगा। पता लगता है 15 करोड़ में प्लाट आ गया, लोग डरते डरते 15 करोड़ में बेचते हैं। जिस दिन बेचते हैं अगले दिन पता चलता है 26 करोड़ में चला गया। ये डॉलर भी इसी तरह करते हैं, एकदम नीचे लाते हैं। मोहम्मद माजा, मोहम्मद फला 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 एकदम बाहर निकालते हैं। वो जिनके पास होते हैं, जिन्होंने छुपाए होते हैं, जो बहुत बड़े नहीं होते लेकिन इतने होते हैं कि छुपाए, वो मार्केट में लाते हैं, लोग दरादार बेचना शुरू करते हैं। फिर एक माफिया उठता है, उठ के वो डॉलर सारे इकट्ठे करता है, और इकट्ठे करने के बाद किल्लत पैदा हो जाती है और फिर वो डॉलर की कीमत दोबारा ऊपर चले जाती है। उसको 5 रुपये भी प्रॉफिट मिल जाए फी डॉलर, तो कहाँ पर चलेगी बात? ये सर मलिक बोस्तान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई उसमें दूसरी गलत बात नहीं है। मैं समझता इसाक डार साहब भी ठीक कहते हैं, लेकिन इसाक डार साहब आज तक उस माफिया को पकड़ नहीं सके। जो उन्होंने पहले दिन कहा था कि ये एक माफिया है जो ये सब कुछ करता है, लेकिन पकड़ा नहीं गया। लेकिन पकड़ा गया, वो माफिया मजबूत बहुत है। रियासत से अगर कोई मजबूत है तो उनके खिलाफ कला कमा उनका क्यों नहीं किया जाता? ये मैंने कह रहा हूँ ये होगा, मैं आपको कह रहा होगा। बहुत सी गर्दनें जो है ना वो कटेंगी, सियासी तौर पर भी जेलों में लोग जाएंगे, बहुत से लोगों के पेटों से पैसा निकाला जाएगा। इंतज़ार करें, लंबा नहीं है अरसा, ये लंबा अरसा नहीं है। चले एक साबिक वज़ीर आज़म नहीं, हो सकता है 2 साबिक वज़ीर आज़म गिरफ्तार हो जाए, हो सकता है 3 साबिक वज़ीर आज़म गिरफ्तार हो जाए, फिर उससे आप क्या समझते हैं? केओस नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं? जब आपने मुल्क की मईशत ठीक करनी है ना, तो करप्ट को पकड़ना पड़ेगा। सियासी तौर पे पकड़ने से कोई और मामला होता है, तो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर करप्शन में पकड़ लिया तो फिर और मामला होता है। तो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर आप क्या समझते हैं, कैसा इमेज जाएगा? जो अभी हवा एक बना हुआ है, अभी हम कई मामलात में फंसे हुए हैं, तो वो मामला जो है वो हवा एक अलग से नहीं बनाएगा? वो तो सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन अगर आपने मुल्क को दुरुस्त करना है तो फिर आपको मुल्क को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला करना होगा
कि करप्ट चाहे जितना मर्जी ताकतवर है उसे पकड़ना होगा। अगर आप करप्शन करने वाले को छोड़ देंगे, अब बिजली चोरी करने वाले को छोड़ देंगे, चलें ज़रा शेखुपुरा रीजन में चलें, सबसे ज़्यादा पंजाब में बिजली चोरी होती है तो वो शेखुपुरा रीजन में होती है। तो भुगतता कौन है? हम और मैं और आप। आप ये देखिए कि मैं और आप भुगतते हैं। हमारे वजीर ये सुबह उस वहाँ पे जो शेखुपुरा में बैठते हैं मुतलका जो जिनके पास सारा शेखुपुरा है, ज़रा जाके एक दिन वहाँ पे बैठ जाएं तो आपको पता चलेगा किस तरह पैसों का लेन देन होता है, किस तरह वहाँ पे हर चीज़ चलती है, किस तरह वहाँ पर सब कुछ होता है, कितनी मिलें हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कितनी वहाँ पे ऐसी हैं जिनके बिल कितने हैं और बिजली कितनी इस्तेमाल होती है। यहाँ पर तो 170 यूनिट इस्तेमाल कर लें तो पता लगता है आधी तनख्वाह चलेगी। 2 लोग जिस घर में रहते हैं कितनी बिजली इस्तेमाल हो जाएगी, एक सवाल बनता है। लेकिन उनके भी बिल अगर 25 से 30 हज़ार आना शुरू हो जाएं तो ये लाइन लॉसेस हमसे मुकम्मल करें। हाँ, हमारे वज़ीर ये कहें कि जिस जगह पे लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है वहाँ पे चोरी और लाइन लॉसेस हैं, वहाँ से रिकवरी कम होती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग है। तो उन लोगों का क्या कसूर है जो बिल की अदायगी करते हैं? जी, मैं अपने प्रोग्राम में मैं वज़ीर बिजली से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप एक टीम तश्कील दें। मैं वापटा के आला अफसरान से कह रहा हूँ टीम तश्कील दें, मैं जाके आपको दिखाता हूँ, मैं मौके पे दिखाता हूँ कितनी फैक्ट्रियों में किस तरह बिजली चोरी हो रही है, कितने एक्सियन, कितने एसटीओ, कितने उससे ऊपर बैठे ऐसी कितने पैसे लिए जा रहे हैं, फी मीटर कितनी कीमत है, कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है और कितने पैसे जो हैं उस पर रिश्वत पे लिए जा रहे हैं, कितना बिल बेचा जा रहा है। चले ना, मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूँ और मैं परेशान हो गया। मैं पहले फुटेज बनाई है, मैंने कहा यार चलाऊंगा ना तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या बात है, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि एंटी करप्शन की टीमें, FIA की टीमें खुद जाएंगी, खुद देखेंगी, लेकिन वो जाती हैं उसके घर में जो मारा आदमी है ना, जिसका पीछे कोई नहीं है, जिसकी सिफारिश कोई नहीं है। इन तगड़ों को पकड़े ना, इस मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए, इस मुल्क में लॉस ख़त्म हो जाए, इस मुल्क में सारी चीज़ ख़त्म हो जाए। अल्लाह की कसम, ये पाकिस्तान के एयरपोर्टों की बजाय ना ये हुक्मरानों की बड़ी बड़ी जायदादें बेचनी चाहिए थी, इनको गिरवी रखवाना चाहिए था। 10 मरले के घर में बंदा बेहतरीन तरीके से रह लेता है, 5 मरले के घर में भी रह लेता है। जिन लोगों के 20-20 एकड़ पे घर हैं, जिनके 4-4 एकड़ पर डेरे हैं, जो सियासत में अरबों रुपए लगाते हैं, जिनके पास खरबों रुपए हैं, लाइन है इस मुल्क के लिए, सियासत इस मुल्क के लिए करते हैं ना, दे इस मुल्क के लिए, उतारे कर्जे, अवाम को रिलीफ दे, अवाम को दे सारा कुछ कि अवाम करे, लेकिन नहीं करते ना यासर। इसलिए नहीं करते कि अवाम की मुल्क की सियासत शुरू हो गई तो मफादात की सियासत किधर जाएगी। दहाइयों यही सियासत करते रहे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मुआशी मंजरनामे में बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और माशी मंजरनामे में हम बात कर रहे थे, कुछ कानूनी उमूर भी हैं, कुछ को रिलीफ मिल रहा है, कुछ के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। आने वाले दिनों के अंदर अगर यही मंजरनामा चलता रहा तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा? लोग जो खामोश होते जा रहे हैं, लोग अब खामोशी पे इक्तफा करना अगर शुरू हो चुके हैं, तो क्या इन हुक्मरानों से उनका एतमाद उठ चुका है या हालात से वो इस कदर तंग आ चुके हैं कि खामोशी ही उन्हें बेहतर हल दिखाई देता है? जब पेट की भूख ज़्यादा बढ़ती रहेगी, अफराते ज़र में इजाफा होता रहेगा, कसाद बाजारी बढ़ती रहेगी और इस कसाद बाजारी के तनाजुर में लोगों की बाइंग पार कम होती रहेगी, ख़ते गुर्बत के नीचे उन्हें ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, तो किस हद तक बेहतरी का उनसर नुमाया हो सकता है? राना साहब, अगर देखा जाए, वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट जो है वो नौजवानों के ऊपर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर नौजवान जो हैं वो 60% हैं। दुनिया के 7 ममालिक के अंदर पाकिस्तान की आबादी स्टैंड करती है नौजवानों के हवाले से। मैं कुली तौर पे नहीं बात कर रहा, नौजवानों के हवाले से। जब नौजवानों के लिए आप इस तरह का मंजरनामा सामने रखते हैं कि वो मुल्क के अंदर कारोबार करने की बजाय बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करना या वहाँ पे काम करने को तरजीह दें, तो किस तरीके से मुल्क बदलेंगे? यासर साहब, मुझे एक बात तो बताएं, वज़ीर आज़म साहब को ज़रा अगर आप एक डिटेल भेज सकें, भेज दें, या वज़ीर आज़म साहब को कोई डिटेल भेज सके, भेज दें कि पाकिस्तान से आज तक जितने लोग
स्मगल होकर गैर कानूनी तरीके से बाहर गए हैं, उनमें से 95% लोग वो हैं जो यंगस्टर हैं। ये जो कश्ती डूबी थी ना, इसमें मरने वालों की तादाद जो है वो सारे यंगस्टर हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क जेलों के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, जाते हुए पकड़े गए हैं, वो यंगस्टर हैं। पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब, दुबई, बरतानिया, किसी भी मुल्क में जो लोग काम करने गए हैं उनमें से 99% तादाद यंगस्टर की है। पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी की शरह देखें तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी नौजवानों में है। पाकिस्तान के अंदर जराइम की रेशो देखें, क्राइम की रेशो देखें तो सबसे ज़्यादा गिरफ्तार और जेलों के अंदर जो लोग हैं वो नौजवान हैं, 40 साल से कम, 40-45 साल से कम उम्र के। तो हमें तो नौजवान को नौकरी देनी है, लैपटॉप नहीं देना। हमें नौजवान को तरबियत देनी है, नारे नहीं लगवाने। हमने नौजवान को नौकरी देनी है, वो नौकरी जो बाइज्जत हो। हमें नौजवान को उस बिज़नेस पे लगाना है, उस कारोबार पे लगाना है जिससे वो 6 लोगों को और भी साथ लगा सके। वज़ीर आज़म साहब, बिल्कुल आज मैंने सुना कि मैं अपना बेच कर भी वो दे दूंगा, लैपटॉप दूंगा। मुझे फिर वो फिक्रा याद आ गया कि मैं अपने कपड़े बेच कर आटा दूंगा, और आटा इतना महंगा हो गया कि कपड़े क्या बंदा भी बिक जाए तो आटा नहीं मिल रहा था। याद है ना यासर साहब आपको? जाने पहले तो आप ये फैसला करें कि आपने अपने मुल्क के नौजवान को देना क्या है। उसको बाइज्जत रोज़गार दें, उसको अच्छी तालीम दें, उसको मुफ्त तालीम दें, उसके इलाज के लिए करें। उसको पता हो कि मैं एजुकेशन हासिल करने के बाद मैंने जाके बैरून मुल्क नौकरी नहीं ढूंढनी, मैंने किसी और जगह नौकरी नहीं ढूंढनी, मुझे किसी नौकरी के लिए किसी जगह पे जाके सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मुझे किसी अफसर की जाके चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी, मुझे मेरिट पे नौकरी मिलेगी। मैं जो पढ़ रहा हूं, मुझे जिस लैपटॉप को दिया गया है उससे मैं जो सीख रहा हूं, उसके बाद मुझे नौकरी मिलेगी। मेरे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बढ़ाएं ताकि नौजवान वहां पे काम कर सकें, उन्हें वहां पे जॉब मिल सके। ये करना चाहिए। हम क्यों नहीं देखते? मैंने तो इस पर रिसर्च की कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर कौन जा रहा है? जाई नौजवान रहे। सबसे ज़्यादा खुदकशी कौन कर रहा है? नौजवान कर रहा है। सबसे ज़्यादा क्राइम कौन का है? वो नौजवान कर रहा है। सबसे ज़्यादा बेरोज़गार कौन है? वो नौजवान है। इसलिए कि हमारे हुक्मरान नारा लगाते हैं नौकरी के लिए, अपने वोट के लिए। ये क्यों हो रहा है? इन्हें पता था एक साहब का जमात जो है तहरीक इंसाफ, उसके पास नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। पहले यूथ बनवाई गई, फिर फना बनाई। भाई इनको दें, इनको दें, इनको लोन दे दें। ये आप 1 लाख रुपए का वो दे रहे हैं ना लैपटॉप, वो भी दें। साथ में इन्हें कहें कि यार आप एक अपने हाउस के अंदर, घर के अंदर 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख से कौन सा कारोबार कर सकते हैं जिससे एजुकेशन के साथ साथ आप काम भी करें, 10 नौजवान और वहां पे नौकरी करें। इसमें तो जाते कोई नहीं ऐसा। सिर्फ आप अपनी एक वोट बनाने के लिए, आप अपना सिर्फ अपना आप दिखाने के लिए, अपनी चीज़ें शो करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पहले ये तो देखें कि पाकिस्तान का नौजवान गया कहाँ पे है, पाकिस्तान का नौजवान जा किधर रहा है, पाकिस्तान के नौजवान की सोच क्या है, पाकिस्तान का नौजवान चाहता क्या है। उस नौजवान जिसको आपने लैपटॉप दिया है, अगर वो अपनी तालीम बेहतरीन हासिल करके बाहर निकलता है, यहाँ पर उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको नौकरी किसी और मुल्क में मिलती है, हिदमत अपनी किसी और मुल्क में जाके अदा करता है, तो आपके पास क्या है? फिर आपके पल्ले क्या है? फिर आपने उसकी तरबियत करके किसी और को दे दिया ना। यासर साहब इसी मुआशी मंजरनामे कर लेते हैं। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। मुजम्मिल साहब, बात हो रही है IMF के साथ होने वाले स्टैंड बाय अरेंजमेंट की। IMF की यकीन दहानी की कि $6 अरब की जो वाजिबात हैं उसकी अदायगी किस तरीके से होगी। ये मौजूदा जो मुआशी मंजरनामा है, ये जिस तरीके के इशारे हमें दिखाए जा रहे हैं कि डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, बैरून ममालिक से सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, क्या ये तमाम बातें सच हैं, मफरूजात हैं, फरेब है, क्या है? देखिए, मफरूजात है, फरेब नहीं बोलूँगा, मफरूजात है। और ये जो है इस वक्त हमारे जो माशी हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि रुपये का बहुत तगड़ा हो जाएगा। जब आपके मुल्क में डॉलर ही नहीं है तो कहाँ से तगड़ा हो जाएगा। आज की जो है IMF की मीटिंग हुई है उसका मैं भी पार्टिसिपेंट था।
और जो है उस मीटिंग में जो IMF ने बोला है कि पाकिस्तान की जो माशी हालात है वो निहायत ही खराब है, और उसको मद्देनजर रखते हुए 9 महीने का नया प्रोग्राम दिया गया, और वो इसलिए दिया गया है कि इलेक्शंस के बाद एक नई हुकूमत आ जाए और कंटिन्यूटी रहे, तो पाकिस्तान फंस ना जाए। तो जो IMF से बकौल की ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने पिछले 14 महीने में इतने ज़्यादा मिस स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की मईशत यहाँ खड़ी हुई है, और उनको डर है कि अगर ये हुकूमत के हाथ पैर नहीं बांधते इस प्रोग्राम से तो पाकिस्तान की मईशत अभी तो कुछ खराब ही नहीं हुई, इससे बहुत ज़्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए उन्होंने ये 9 माह का प्रोग्राम एक बहुत ही छोटा और उसको भी 3 किस्तों में किया है, ताकि पाकिस्तान जो है अपनी, जिसे कहते हैं जो ये हुकूमत है, अपनी चादर के अंदर पैर रखे कि ये ना हो कि इनकी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब है कि ये जो इलेक्शन आ रहा है, जिस तरह अभी आप देखें आज लैपटॉप निकाला है, कल कुछ और निकालते हैं, बीच में गंदम आटा बांट रहे थे, कि ये ना हो कि ये इलेक्शन के चक्कर में पाकिस्तान को बिल्कुल डुबो दें। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज आप मीटिंग में मौजूद थे, आप स्काइप पे थे, सारा कुछ था, वो देखी मैंने तस्वीर, तो आपकी तरफ से क्या कही, आप चेयरमैन की तरफ से, आप लोगों की तरफ से क्या यकीन दहानी कराई गई? देखिए, उन्होंने हमसे यकीन दहानी इस तरीके से ली कि 12 तारीख को IMF का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है मिल रहा है। उन्होंने अपने स्टाफ को, मिशन टीम जो वाशिंगटन में, उनको हिदायत की कि ये PTI जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, आप इन जाके कॉन्फिडेंस में लें और बताएं कि ये प्रोग्राम की सीधा निकात क्या है, और अगर उसमें कोई इनको ऑब्जेक्शन है तो इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और उनके जो सवालात हैं उसके जवाब आप दें, ताकि जब 12 तारीख को IMF का बोर्ड ये मीटिंग कर रहा हो तो उनके पास बाय नो हमारी जैसी सियासी जमात करी। तो वो उस सिलसिले में हमारे पास आए थे और उन्होंने 1.25 घंटा हमारे बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। हम 6-7 के चेयरमैन ने भी बहुत बात की, शाह महमूद साहब ने भी बात की, वाइस चेयरमैन ने, और उसके बाद जो है उन्होंने हमारे हर चीज़ का बहुत पेशेंटली जवाब दिया, और हमने उनको सिर्फ 2 बातें कही। हमने ये कहा कि हम पाकिस्तान के मफाद में हम समझते हैं कि अभी तो ये होना चाहिए, लेकिन इससे जो है बहुत महंगाई हो रही है, एक आम आदमी मुतासर हो रहा है, तो आप खुदारा इनको बोल के जो है आम आदमी के लिए बंदोबस्त करें। दूसरा हमने ये बोला कि ये 9 माह का प्रोग्राम है, ये एक ब्रिज है, और एक ब्रिज के बाद पाकिस्तान को एक बहुत ही सख्त प्रोग्राम अगला जो भी हुकूमत आएगी उसको लेना होगा। अगर मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए और एक मैंडेटेड हुकूमत नहीं आई तो पाकिस्तान 24वें के बाद 25वें प्रोग्राम में भी इसी तरह पैर लड़खड़ाते रहेंगे पाकिस्तान में। तो ये जो है बात हुई और उन्होंने एग्री किया इस पर कि हमने इसीलिए इसको इस तरह डिज़ाइन किया 9 माह में कि पहले 1.5 माह ये हुकूमत रहेगी, फिर 3 माह जो है दूसरी हुकूमत आएगी, फिर उसके बाद 1 माह लग जाता है नई हुकूमत को ट्रांसफर करने में, और जब जो नई हुकूमत आएगी उनके 2-3 माह हो, ताकि उस बीच में वो जो है हमसे नेगोशिएट कर दें जो उन्होंने। अच्छा मुजम्मिल साहब, हुकूमत ने बड़ी तनकीद की आज के इस दौरे के हवाले से, तो क्या IMF की तरफ से आप लोगों से ये गिला किया गया है कि आपने एक प्रोग्राम को नामुकम्मल रखा और ख़त्म कर दिया? देखिए मेरी बात सुने, IMF की आखिरी प्रेस रिलीज पढ़ लें आप, उसमें उन्होंने इस हुकूमत जो है जिसे कहते हैं कि बुराइयां की हैं और बोले पॉलिसी डिस्कस, वो देखें ये जो प्रोग्राम था पिछला, इसमें 8 रिव्यू है, उस 8 रिव्यू में 7 रिव्यू हमने की और 1 रिव्यू इन्होंने किया, और आखिरी 3 रिव्यू में नाकाम हो गए। तो ये उल्टा हमारे पास शिकायत लगाने आए थे और इन पे अदम एतमाद था, जिसकी वजह से हमें एतमाद में लिया गया कि आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम किस तरह चलेगा। तो ये बेचारे, तो इनको तो आग लग गई है ना, ये तो बयानियां TV पे भी नहीं चलने देते चीजें, इनको तो आग लग गई है, तो अब तो ये उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या बात हुई होगी फिर? देखो पीपल्स पार्टी, अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले एक और प्रोग्राम में था, उसमें पीपल्स पार्टी की रुबीना साहिबा थी, वो ये कह रही थी कि वो हम तो मिलते रहते हैं, हमसे तो एक फॉर्मेलिटी में मिले। अच्छा ये बता दें, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत अचानक नीचे आई है और आप समझते हैं कि मज़ीद नीचे आएगी? देखिए पाकिस्तान की इस दफ़ा हुकूमत ने खुद तखमीना दिया महंगाई का 21%, दुनिया में महंगाई इस साल रहेगी 4 से 5%, यानी पाकिस्तान में 15% ज़्यादा रहेगी। जब आपकी महंगाई दूसरे मुल्क से ज़्यादा हो तो फिर आपकी करेंसी जो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि गिरनी चाहिए, वरना आपकी मुल्क की तिजारत का तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा। उस हिसाब से
जो है पाकिस्तान की 35 से 40 रुपए एक साल में मजीद गिरनी चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि हुकूमत ने 21% बोला है, क्या पता उससे 2%, 4%, 6% कम आ जाए, क्योंकि हुकूमत के पास तो आदाद शुमार में काबू ही नहीं है ना उनका। उन्होंने पिछले साल बोला था 11% महंगाई होगी, 38% होगी। तो इन बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। इसाकदार आए थे, पहले 200 रुपये बोलते थे और 2 महीने बाद उन्होंने 240 रेट कर दिया डॉलर का, और बजट 290 का बना लिया उन्होंने। तो सूरत हाल इतनी इन्होंने खराब कर दी है कि अब तो कैलकुलेटर भी पाकिस्तान के बारे में सही जो है ना आगे की प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि रोजाना की सूरत में इतनी ज्यादा माशी सूरत हाल इन्होंने वो कर दी है। गैर मुस्तहकम सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रही है। इसी वजह से IMF यकीन दहानियाँ मांग रहा है कि अगर कोई हुकूमत आए तो ये जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब इस हवाले से अपना वक्त दें। नाज़रीन, ये मुआशी मंजरनामा है, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है वो कुछ आपने जाने। ये मीटिंग्स के हवाले से हुकूमत क्या मौक़िफ़ रखती है, इसी बारे में बात करते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है कायमा कमेटी बराए ख़जाना के। बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब, मुजम्मिल असलम साहब साथ मौजूद थे। वो ये कहते हैं कि IMF के साथ 7 रिव्यू गुज़श्ता हुकूमत ने किए, 8 रिव्यू तक हम गए, आप 3 बाकी रहते थे, 3 तक आप नाकाम हुए, सिर्फ 1 रिव्यू आप ले सकें। अब जो आगे प्लान चल रहा है वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो आप लोगों की वजह से हुआ है, कलील मुद्दती मंसूबा, लेकिन उस कलील मुद्दती मंसूबे की तकमील जो है वो किस तरीके से होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुजम्मिल साहब से पूछ लेते ना कि ये 3 अरब डॉलर जो दे दिए इन्होंने लुटा दिए कोई 620 लोगों को, और उनके नाम भी नहीं आज तक बताते जा रहे, तो क्यों पाकिस्तान का मामला ये क्यों हुआ? आज 1-1 अरब डॉलर के लिए हम IMF के पीछे हैं, और 1.1 बिलियन डॉलर लेने के लिए उन्होंने हर किस्म की कंडीशनें हमसे मनवाई हैं। तो 3 अरब डॉलर 10 साल के लिए अमीरों को, अपने चहेतों को कोई जवाब तो मुझे दे देना कि क्या वजह, किस वजह से आज हम इस प्रॉब्लम में। आपने तो, और वो इंडस्ट्री लगी भी नहीं। मैं तो जानता हूँ ना, जिन लोगों ने इंडस्ट्री के लिए लोन लिया है वो अपने अपने घर बना लिए, और कुछ अगर मशीनरी मंगाई तो वो मशीनरी, ना हमारे पास गैस है ना हमारे पास काटन है, क्योंकि मेनली तो टेक्सटाइल आई ना, उसके अलावा सीमेंट भी आई और दूसरी कुछ भी इंडस्ट्री की मशीनें आई, तो सारा लुटा दिया गया ना। आज 3 अरब डॉलर रिजर्व ज़्यादा होता तो आप बताइए हमें क्या ये आदत होती है हमारी IMF से। और IMF अपनी जगह पे देखिए, उनका पॉइंट है कि वो यही कहते हैं कि जो क्लास ऐसी है जो पहले ही एक्सप्लॉइट कर रही है, ये जो मराहत याफ्ता है, उस क्लास की बजाय आप आम लोगों को पैसा दें ना, आम काश्तकारों को दें, SMEs को दें, और छोटे लोगों को दें, छोटी कारखाने लगाने के लिए। तो ये नहीं हुआ ना। इस पे शेख साहब बात होगी, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते अपने नुक्ता उठाया, ये बहुत अहम नुक्ता है, इस पे सवाल आते ही राना साहब आपसे करेंगे, मैं तो उसके बाद फिर सवाल करता हूं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी इशू पे बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा शहबाज। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। वो ये बात कर रहे थे कि कर्जा जात जो हैं वो छोटे लोगों को देने चाहिए। राना साहब, इस पे हम मेरे ख्याल से पहले भी बहस कर रहे थे। देखिए, मुझे समझ नहीं आती शेख साहब, आप एक चेयरमैन हैं फिनांस कमेटी के, हुकूमत आपकी है, नूर आलम साहब भी आपके चीखते रहते हैं, बेशक वो आपकी जमात से नहीं है। आप हर दफ़ा की बात कहते हैं कि पुरानी हुकूमत ने इतने अरब रुपए कर्जा दे दिया, नाम नहीं दे रहे। आप इतने बेबस हैं कि हर प्रोग्राम में आप कहते हैं, हर प्रोग्राम में आप नाम मांगते हैं, और अगर आपको नामों का पता भी है लेकिन आप नाम लेते भी नहीं हैं, और आपको आगे से कोई बैंक नाम देता भी नहीं है। तो फिर क्या इसका मतलब है ब्यूरोक्रेसी आपसे बहुत तगड़ी है, या पैसे लेने वाले इतने तगड़े हैं कि आप भी नाम नहीं ले सकते और आपको नाम दिए भी नहीं जाते? आप राना अजीम साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में हमेशा ब्यूरोक्रेसी तगड़ी रही है, जो कुछ उन्होंने किया है ना उन्होंने कभी पूछा है। अभी आप देख लीजिए, जो कुछ भी काम हो रहा है सारा ब्यूरोक्रेसी कर रही है। खुद वजीर हम आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी नहीं है, और हम मांगते हैं तो हमें देते नहीं हैं।
ये अभी वज़ीर दफ़ा साहब ने, हमारे राना ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद असम्बली में उन्होंने कहा कि कोई 4000 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, जो वसूल ज़्यादा होना चाहिए नहीं हो रहा। नाम भी उन्होंने लिए कि 2700 अरब तो जो है रिटेलर और ये होलसेलर तबका, वो सेल टैक्स नहीं पे कर रहा। और इसी तरह सबको पता है कि क्या है, ये एग्रीकल्चर में नहीं आ रहा। बड़ा देखिए ना, कोई भी इनकम कर रहा है उसको टैक्स देना है। हम 4000, और आज से नहीं, मैं तो 15 सालों से एक ही बात कर रहा हूँ, वो बहुत तगड़े हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। मैं तो आया इसीलिए था, मैंने सियासत हमारी फैमिली में कभी कोई सियासत में आया नहीं। चिन्योट वाले ही पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्री में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम कलकत्ता जाके वहाँ तिजारत करते रहे, मद्रास, आगरा, कराची, हर जगह। बात ये करने की है कि लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे करप्शन है, पाकिस्तान में सब करते हैं, दोनों, यानी ब्यूरोक्रेट भी और सरमायाकार भी। जब तक आप अपने मुल्क को ठीक नहीं करेंगे, बाहर का लोग यहाँ आते नहीं है, बाहर का सरमाया इंडिया में जाता है, आपके यहाँ नहीं आता। इस वक्त दुनिया में तरक्की हो रही है, अगले सालों में ना 50% दुनिया की सिर्फ 2-3 मुल्कों में तरक्की होनी है, चीन में, इंडिया में, और आप ही के पड़ोसी मुल्क हैं दोनों। 50% दुनिया की तरक्की इन मुल्कों में है। उसके बावजूद हमारे यहाँ नहीं लोग आ रहे, क्योंकि हमने माहौल ही पैदा नहीं किया। हमारे यहाँ लोगों को पता है कि रेड टेपिज्म है। यहाँ पे सुर्ख फीता जो है ना, वो किसी को कोई काम करने ही नहीं देता, ना कंसिस्टेंसी है पॉलिसीज में। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि यहाँ ब्यूरोक्रेट तगड़ा, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं दे रहे। मैं बार बार, मुझे ये तरीका बता दे, क्या करूँ, मैं रिज़ाइन करूँ, मैं उनसे क्या मांगूँ, आप मुझे बता देना। कि मैं तो क्लियर कह रहा हूँ कि हर जगह असेंबली में कई बार तकरीर करके कह चुका हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, अच्छा शेख साहब आप ये बताइए, आप कहते हैं जी छोटे लोगों को सरमायाकारी के लिए पैसा देना चाहिए, एसएमईज को देना चाहिए ताकि कारोबार बढ़े। ये स्कीम ठीक है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे को भुगत रहा है? आईएमएफ हमें पैसे दे रहा है कि अपने रोजमर्रा के उमूर चलाओ और हम लैपटॉप स्कीम का इजरा कर दें? नहीं, आईएमएफ तो जो दे रहे थे उस पर तो बड़ी सारी उनकी शर्तें हैं, अपनी पूरी शर्तें मनवा के दे रहे हैं ना। हम हमेशा अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाते रहे, हम जो अखराजात करते रहे। इस वक्त बड़ी अहम बात है राना साहब, मैंने जो बातें की है ना उसको ज़रा प्लीज़ नोट करें। एक मैंने कहा कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, चार्टर ऑफ इकानमी कहता रहा आपके हर प्रोग्राम में, आज चार्टर ऑफ इकानमी सब मान गए। एक मैं ये कहता रहा कि एक डॉक्टर नहीं, तमाम डॉक्टरों का बोर्ड बिठाओ मईशत के लिए, ये कहता रहा। एक 1.25 साल पहले मैंने तकरीर की कि ये इलेक्शन का वक्त नहीं है, वो वक्त नहीं है, पहले अपनी एक मईशत को, आपका मरीज जो है वेंटिलेटर पे है, पहले उसको वेंटिलेटर से उठा लो, फिर उसकी बाकी शादी या इलेक्शन की डेटें भी तय कर लेंगे, ये भी कहता रहा। आज वही हो रहा है आपके सामने। अब मैं बता रहा हूँ, देखे ना, एसएमईज की बात हो रही है। ये आईएमएफ तो जो आपको कर्जा दे रहा है ना, तो उन्होंने पूरी अपनी शर्तें बनाई और अच्छा कर रहा है, कोई गलत बात नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि जो सरमायादार तबका है जो गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसकी बजाय आप दरमियाने जो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है ना, एसएमईज इंजन ऑफ ग्रोथ है। इस जो बजट में मुझे भी शामिल किया गया और ये बातें मानी गई। आज देख रहे हैं आप, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है ना, उसमें स्टॉक एक्सचेंज में मेन आईटी की कंपनियों का जो ऊपर जा रही है, क्योंकि आईटी पे हमने जोर दिया। आईटी इतना कोई उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं होनी थी और आईटी से हम इतनी बड़ी एक्सपोर्ट कर सकते थे, हमने उस तरफ तवज्जो नहीं की। मेरी अपनी, हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, कैंपस है चिन्योट में, पाकिस्तान का बेस्ट कैंपस है। जो भी बच्चा वहाँ से निकल रहा है ना, वो उसको लाखों रुपए ऑफर हो रही है उसको सैलरी की। और ज़्यादा ज़्यादा बच्चे, हमने क्यों नहीं इतने कॉलेज बनाए? देखिए किंग एडवर्ड कॉलेज और डाउ मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान बनने से पहले से था, ऐसे ही 100-200 कॉलेज बन जाते हैं हमारे बच्चे। हमने दिमागों का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ अमीर आदमियों को फैसिलिटेट किया। आज ये $3 अरब मामूली बात नहीं है। $3 अरब आज का कोई 85,000 करोड़ रुपया बनता है। वो खुद तो हुकूमत ने कर्ज पे ले लिया और उस कर्ज पे 15,000 करोड़ रुपया सूद भर रही है। और अमीर आदमियों को जो उनके चाहिए थे पीटीआई के, उनको फ्री दे दिया। और फिर भी अभी लोग पीटीआई के फेवर में, मैं तो हैरान हूँ। वो बताएं तो सही क्या उन्होंने इकानमी को ठीक किया है। ठीक है, देखिए करप्शन पहले भी थी, अब भी हो रही है, करप्शन ख़त्म नहीं हुई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हमारा ये ख्याल है कि 4,000 अरब रुपए सालाना ज़्यादा रेवेन्यू वसूल होना चाहिए ताकि वो। अच्छा, मैं जो बात आपके असल कर रहा था ना, सबसे ज़्यादा तकलीफ में हमारी डिफेंस फोर्सेज हो गई हैं। 6 साल पहले इंडिया का डिफेंस बजट 4 गुना था हमसे, आज वो 14 गुना हो गया है।
दोबारा नोट कीजिए हमने क्या उनसे कंटेस्ट करना है। हमारे ही बॉर्डर पे है, वो इतनी उनकी इकानमी तरक्की कर रही है। हमारा बजट था डिफेंस का 10 अरब डॉलर और इंडिया का 40 अरब डॉलर। आज हमारा हो गया है 6.5 अरब। 10 अरब डॉलर से कम होके पिछले 5 सालों में 6.5 अरब डॉलर हो गए और इंडिया का 81 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी हमारा 10 था, उनका 40 था, हमारा 6.5 हो गया, उनका 81 हो गया। आप अंदाजा कीजिए क्या मुकाबला रह गया। हम बाहर का ये तो इंडिया में जा रहा है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप ये दुरुस्त कह रहे हैं। दो सवाल है मेरे छोटे छोटे से, उसका जवाब दीजिए, फिर यासिर साहब आपसे तगड़े सवाल यही करेंगे। एक तो बता दें, क्या डॉलर की कीमत यही रहेगी, कम होगी या ज़्यादा? और दूसरा, क्या इलेक्शन इस साल में है? जहाँ तक इलेक्शन का तल्लक है जी, मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इस साल में किया जाए। अगर ना करेंगे ना, ये मैं बड़े आपको ज़ोर से ये कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन इस साल ना हुए तो हम और कई मुश्किलात में फंस जाएंगे। दूसरा, आपने डॉलर की कीमत पूछी। डॉलर की कीमत तो हमारे डिपेंड करते हैं हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर। अगर हमने फ़रोग़ दिया अपनी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ को, बाहर का यहाँ सारी दुनिया ने जो तरक्की की है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से की है। ये इंडिया हमसे पूछ रहा था, बांग्लादेश तो हमसे, हमारा ही मुल्क का हिस्सा था। कोरिया को हमने समझाया 5 ईयर प्लान, हमारा कामयाब हुआ, हमने उनको गुर समझाए। चाइना, मैं खुद आज मजाक बनाएंगे अगर आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि हम उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने चाइना को कारोबार, क्योंकि एक वक्त में चाइनीज़ बहुत बड़े कारोबार करते थे, सैकड़ों साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन बीच में उनका ये पीरियड आया, वो पूरा कम्युनिज्म की तरफ चले गए और उनको कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। तो फिर हम जाते रहे इंटरेक्शन से उनको पाकिस्तानियों ने, और क्योंकि पाकिस्तानी पहले गए हैं चाइना में, तो पाकिस्तानियों ने जाके भी उनको हमने भी बताया। तो हम तो बहुत बेहतर थे इनसे। आज भी हम बेहतर हो सकते हैं अगर हम माहौल अपना ठीक कर लें, कारोबार को फ़रोग़ कराएं। हमारे यहाँ बहुत इकानमी देखे ना, ये कहते थे, बार बार कहते थे पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो रहा है। मैंने असम्बली में तकरीर की, मैंने कहा ये जो एमको की जन्नत में रहते हैं जो कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो रहा है, पाकिस्तान के पास कम से कम 4,000 अरब रुपए, 4,000 अरब डॉलर के एसेट हैं और हमने 130 अरब डॉलर टोटल फॉरेन हमारा लोन है। हमारा जो कर्जा है ना जी, आज भी टोटल मिला के, बाहर वाला और लोकल मिला के 65-66% है हमारी जीडीपी का, और अमेरिका का कर्जा 100% है, उससे ज़्यादा है। जापान का कर्जा 100% से ज़्यादा है। वो मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे तो हम क्यों डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं? हमारे पास 4,000 अरब डॉलर का तो एसेट हैं और ये साबित हो गया ना, देख लिया ना आपने। हमारा कैश फ्लो प्रॉब्लम है, हमें समझ नहीं आ रही मैनेजमेंट की। हम अपनी इकानमी को मार्केट नहीं कर पा रहे। हमारी इकानमी तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा मुल्क है, मामूली मुल्क नहीं है। और एक वक्त था, अच्छा शेख साहब, माजी का तज़किरा करना चाहिए, माजी से सबक सीखना चाहिए, लेकिन हाल की घड़ी के ऊपर भी तवज्जो रखनी चाहिए। आप ये बताइए कि ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पहली किस्त अगर आ जाती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद, हमें यूएई से या दीगर ममालिक से, एशियन तरक्याती बैंक से भी मिल जाते हैं पैसे, वर्ल्ड बैंक से भी जो 25 करोड़ मिलना है उस 35 करोड़ के करीब वो भी मिल जाता है। कितनी बेहतरी होगी, कितनी देर के लिए होगी? जी बेहतरी होगी, थोड़ा टाइम, ये एक बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं होगी, बेहतरी ग्रेजुअल होगी, बतदरीज होगी। हमारी महंगाई कम हो, वैसे तो बाहर क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बाहर बड़ी ऊंची थी वो भी कम हो रही हैं और हमारा डॉलर भी एक बेहतर प्राइस हो गई है। बेहतरी होगी, लेकिन हमें जिस नैज पे हम पहुंच गए हैं ना, इसमें हमें पूरा रिवाइव करने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत है और बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। हमें अपना माहौल यानी कारोबारी फ़रोग़ देने के लिए यहाँ माहौल, और कोई मुश्किल ये नहीं है कि हम नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमें सबको मिल के एफर्ट करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा तो ये जो झगड़ा है ना हम आपस में, जो टर्माइल है हमारा ये पॉलिटिकल, हर वक्त हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल टर्माइल है उसने हमें नुकसान पहुंचाया। बांग्लादेश बन गया, मुल्क हमारा 2 लाख हो गया, फिर मार्शल लॉ लग गया, ये सिर्फ पॉलिटिकल टर्माइल की वजह से। इसमें सही बात है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अगर हम आपस में कम से कम कोई चार्टर ऑफ इकॉनमी, किसी बात में तो समझौता कर लेना। हमारे समझौता अगर करेंगे तो फिर बेहतरी की तरफ माइल हो सकते हैं। वो चार्टर ऑफ इकॉनमी के जरिए हो सकता है। पाकिस्तान बेहतरी जो आएगी, बतदरीज आएगी। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।